हेलो स्टूडेंट, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज हम करेंगे 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 17। चैप्टर का नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन के बारे में हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और इस लेक्चर के अंदर हम रिजर्व के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये छोटा सा चैप्टर है, 2 ही लेक्चर इसमें बनेंगे। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर यानी कि लास्ट लेक्चर है और इसके अंदर हम रिजर्व के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि आज का इस लेक्चर का हमारे टॉपिक क्या क्या रहेंगे। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, जर्नल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व। तो इसके अंदर हम सेकंड जो लेक्चर है इसके अंदर हम ये सारे रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कितने टाइप के होते हैं। मोटे मोटे तौर पर हम कहें तो 2 टाइप के होते हैं, जिसको फर्स्ट को हम कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व और सेकंड को हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व भी 2 टाइप का होते हैं, एक तो जर्नल रिजर्व, एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है। और कैपिटल रिजर्व तो एक ही टाइप का होते हैं, इसमें अलग अलग वो आ जाती है वैरायटी की कैपिटल रिजर्व कौन कौन सी है। और थर्ड जो है वो हमारा सीक्रेट रिजर्व। तो इनको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो देखो इसको एक चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे हम। तो रिजर्व, टाइप्स ऑफ रिजर्व, रिजर्व 2 टाइप के होते हैं। एक पहला है रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा है कैपिटल रिजर्व। ये जो टॉपिक इस लेक्चर के अंदर हम कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रही हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब थोड़ा सा ध्यान देकर इसको समझने की कोशिश करना। तो पहला है रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब देखो रेवेन्यू रिजर्व होता है वो भी आगे 2 टाइप का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जर्नल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। तो ये इस तरह से हमारे एक चार्ट के द्वारा हमने टाइप्स ऑफ रिजर्व को समझे। तो देखो इस तरह से हमने चार्ट बनाकर टाइप्स ऑफ रिजर्व के बारे में देखा। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, ठीक है। रेवेन्यू रिजर्व तो इसको ध्यान से समझना। इसका निर्माण प्रतिदिन की व्यावसायिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अर्जित किए गए सामान्य लाभों में से किया जाता है। यानी कि जो प्रतिदिन की व्यावसायिक क्रिया हम करते हैं, प्रतिदिन व्यावसायिक क्रियाओं से जो लाभ अर्जित होता है उस लाभ में से इसका निर्माण किया जाता है। ये जो संचय होता है एक प्रकार के अतिरिक्त लाभ होते हैं। ये संचय क्या होता है, एक टाइप से अतिरिक्त लाभ होते हैं और भविष्य में अंशधारियों को लाभ वितरण करने के लिए ही उपलब्ध रहते हैं। इस तरह की कोहलर ने इसकी परिभाषा दी है, लाभगत संचय का अर्थ किसी व्यवसाय के शुद्ध मूल्य अथवा कुल देयता के उस हिस्से या उस पृथक अंश से है जो संचित की हुई आय से संबंधित है, जिसे अंशधारियों स्वामियों द्वारा निकाला जा सकता है। अब देखो जो संचय लाभ होते हैं वो उनको भी 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है जो रेवेन्यू रिजर्व, पहला जर्नल रिजर्व और दूसरा स्पेसिफिक रिजर्व। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं जर्नल रिजर्व क्या होता है। प्राय व्यापारी जो है अपने व्यापार के संपूर्ण लाभ को व्यापार से बाहर नहीं निकालते। यानी कि अगर किसी व्यवसाय में 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो इसको वो 2 हिस्सों में बांटेंगे, 20 रुपए जर्नल रिजर्व में और 80 रुपये जो है ओनर को देंगे। तो इस कारण से ये लाइन ये कह रही है कि व्यापारी अपने पूरे लाभ को व्यवसाय से बाहर नहीं निकालते, यानी कि उसको बांटते नहीं ओनर के अंदर, बल्कि उन लाभों का एक हिस्सा भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए सुरक्षित रख देते हैं। सुरक्षित यानी कि भविष्य में कोई अनिश्चितता हो तो उससे बचाव कर सके। व्यवसाय में किसी संकट दिवस के लिए रोक कर रखे गए ऐसे लाभ को सामान्य संचय कहा जाता है। भविष्य में होने वाली ऐसी अज्ञात हानि जिसका हमें पता नहीं है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट हमें ऐसे अज्ञात हानि हो जाए तो उसका सामना हम कैसे करें। उसका सामना करने के लिए
या उस दायित्व को पूरा करने के लिए इस तरह का रिजर्व बनाया जाता है। इस प्रकार कंपनियां भी अपने संपूर्ण लाभ को अंशधारियों में लाभांश के रूप में नहीं बांटती, बल्कि लाभ के एक हिस्से को सामान्य संचय में हस्तांतरित कर देती है। सामान्य संचय को आप कंटीजेंसी रिजर्व या फ्री रिजर्व भी कह सकते हो। ये ऐसा रिजर्व है जो नॉर्मल कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी उसके लिए इसका पैसा नहीं निकाला जाता। भविष्य में अगर कोई अज्ञात हानि होगी तभी इसका पैसा यूज किया जाएगा, और कई वर्षों तक अगर ये पैसा यूज नहीं होता है तो ये ओनर्स में एज ए डिविडेंड के तौर पर डिवाइड कर दिया जाता है। अब आता है इसको फ्री रिजर्व कहा जाता है क्योंकि यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाए जाते। इनका प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है। इस कारण से इनको फ्री रिजर्व या कंटीजेंसी रिजर्व भी कहा जाता है, क्योंकि अगर कई वर्षों तक ये पैसा यूज नहीं होगा तो इनको डिविडेंड के तौर पर बांट दिया जाता है। देखो, सामान्य संचय निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। कौन कौन से उद्देश्य है? सबसे पहला है भविष्य में होने वाली किसी अज्ञात हानि को पूरा करने के लिए। दूसरा है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। तीसरा है आंतरिक साधनों या लाभों का पुनर्विनियोजन करके व्यवसाय का विस्तार करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। फोर्थ है कंपनी की दशा में अंशधारियों में वितरण किए जाने वाले लाभांश की दर को प्रति वर्ष एक समान बनाए रखने के लिए भी इन संचयों का यूज किया जा सकता है। सामान्य संचय का बनाया जाना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है। इनका निर्माण उन वर्षों में किया जाता है जिन वर्षों में प्रॉफिट पर्याप्त होता है। अगर किसी वर्ष प्रॉफिट कम होता है या नहीं होता है तो रिजर्व नहीं बनाई जाती। जिस वर्ष प्रॉफिट अच्छे हो गए उसी वर्ष जो है ये रिजर्व बनाए जाते हैं। स्थिति विवरण में सामान्य संचय को ओनर्स इक्विटी खाना जो कॉलम होता है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस की एक अलग हेडिंग होती है, उसके अंदर इसको शो किया जाता है। तो ये तो था हमारा जर्नल रिजर्व के बारे में। अब आता है रिवेन्यू रिजर्व का सेकंड पार्ट आता है स्पेसिफिक रिजर्व। तो इसके तो आपके नाम से ही पता चल गया है कि स्पेसिफिक विशेष, यानी कि ये रिजर्व जो है किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और उस विशेष उद्देश्य के लिए ही इसको प्रयोग किया जाता है। जिस संचय को किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है उसे विशेष संचय कहते हैं। कौन कौन से विशेष उद्देश्य हो सकते हैं? देखो, व्यवसाय में सबसे पहला है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, यानी कि लाभांश समानीकरण संचय। जिस वर्ष व्यवसाय में लाभ अधिक होते हैं उस वर्ष लाभ का एक हिस्सा संचय में हस्तांतरित कर दिया जाता है, जिससे भविष्य में लाभांश वितरण की दर समान रखी जा सके। क्योंकि जिस वर्ष लाभ कम होते हैं या नहीं होते हैं उस वर्ष इस संचय में से पैसे निकालकर डिविडेंड दे दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होगा, जिस वर्ष लाभ होते हैं तो लाभ में से दे दिया, जिस वर्ष लाभ नहीं होते तो इस रिजर्व में से पैसा निकालकर डिविडेंड दे दिया जाता है। तो हर वर्ष क्या होते हैं, लाभांश वितरण की दर समान रखी जाती है। पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य आ जाता है रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए। हर एक बिजनेस में देखो जो संपत्तियां एसेट्स यूज होती है तो वो यूज होने के साथ साथ धीरे धीरे पुरानी भी होती है, तो पुरानी हो जाती है या अप्रचलित हो जाती है तो उनकी जगह नई एसेट्स लानी पड़ती है। अब नई एसेट्स लाने के लिए देखो बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है, कई कई लाख की मशीनें आती है। तो एकदम से जिस वर्ष वो मशीन रिप्लेस करेंगी तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं आएगी, नहीं मिलती बिजनेस में। बिजनेस पे लोड बढ़ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लॉस बढ़ जाता है। तो इससे बचने का उपाय ये है कि जिस वर्ष हमें मशीन लाए है, जैसे 10 लाख की मशीन लाए और उम्मीद है कि 10 वर्ष तक चलेगी, तो हर वर्ष क्या किया जाएगा, 1 लाख रुपया निकालकर रिजर्व में डाल दिया जाएगा और 10 वर्षों के बाद उस रिजर्व में 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और 10 वर्ष के बाद इस रिजर्व में से पैसा निकालकर नई मशीन खरीदकर पुरानी की जगह रिप्लेस कर दी जाती है। तो इस तरह से क्या होगा, बिजनेस पर जो है या उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको देखो थ्योरी क्या दे रखी है। इस संचय को बनाने का उद्देश्य है कि एक निश्चित अवधि के बाद जब कोई संपत्ति बेकार हो जाएगी तो उसके स्थान पर नई संपत्ति क्रय की जा सके। संपत्ति के मूल्य पर प्रतिवर्ष जो ह्रास लगाया जाता है उससे
संपत्ति के ओरिजिनल कॉस्ट की व्यवस्था हो पाती है, परंतु संपत्ति का मूल्य बढ़े हुए मूल्य के कारण उतनी राशि जो है इकट्ठी नहीं होती और संपत्ति क्रय नहीं की जा सकती। तो नई संपत्ति क्रय करने के लिए जो अतिरिक्त धन चाहिए होती है उसकी व्यवस्था रिजर्व के द्वारा की जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कोई संपत्ति 10 वर्ष पूर्व 10 लाख रुपए की क्रय की गई थी और इसके ओरिजिनल कॉस्ट पर हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया 10%, तो हरास केवल 10 लाख रुपए की ही व्यवस्था हुई है। डेप्रिसिएशन से कितनी हुई है 10 लाख रुपए की। यदि वर्तमान में संपत्ति का मूल्य 40 लाख है, जब हम 10 साल के बाद खरीदेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 40 लाख रुपए होगी। हमारे पास अमाउंट कितनी कलेक्ट हुई 10 लाख, कितनी और अमाउंट चाहिए 30 लाख अतिरिक्त चाहिएगी। तो इस अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने के लिए संपत्ति जो है प्रतिस्थापन संचय या एसेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व बनाया जाता है और उसमें जो अमाउंट होती है वहां से पैसे लेकर इस नई एसेट्स को खरीद लिया जाता है। तो संचय को बनाने के लिए प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से इस रिजर्व में ट्रांसफर कर दी जाती है। और एसेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व को बनाने के लिए एक एंट्री भी बना दी जाती है। वो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट टू एसेट्स रिप्लेसमेंट अकाउंट। ये एंट्री बनाकर जो है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाती है। अब आता है कि एसेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व की राशि को या तो व्यवसाय में रखा जाता है, प्रयोग किया जाता है, या फिर व्यवसाय से बाहर ब्याज पर भी इसको दे दिया जाता है। तो रिजर्व की इस राशि को जब व्यवसाय के बाहर आप विनियोजित कर देते हो, यानी कि किसी भी रिजर्व को जब आप व्यवसाय के बाहर किसी कंपनी में या किसी में विनियोजित कर देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो, तब वो रिजर्व क्या बन जाता है, रिजर्व फंड बन जाता है। ये ध्यान रखना है। इस संचय को के निर्माण से अंशधारियों में विभाजन योग्य, यानी कि इस तरह की जो रिजर्व बनाते हैं इससे डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि बांटने योग्य लाभ कम हो जाते हैं, जिससे अंशधारियों को कम लाभांश मिलते हैं। इस प्रकार व्यवसाय में यह राशि बची रहती है और प्रतिवर्ष इकट्ठी होती चली जाती है और यह राशि संपत्तियों को रिप्लेस करने, एसेट्स रिप्लेस करने के काम आ जाती है। एसेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व खाते के शेष को जब हम इस अकाउंट से पैसा निकाल कर नई एसेट्स खरीद लेते हैं तो ये जो एसेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट है इसको बंद करना पड़ता है। क्लोज करने के लिए इस अकाउंट को यानी कि रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट को जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करके इसको बंद कर दिया जाता है। थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जो इन्वेस्टमेंट हमने खरीदे उनमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अगर उनका मूल्य गिर जाता है तो उस मूल्य जो गिरा हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिए एक अलग से फंड बनाया जाता है जिसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहते हैं। तो इसका निर्माण बाजार में उतार चढ़ाव के कारण विनियोगों के मूल्य में हुई गिरावट को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसका निर्माण किसी अचानक या अज्ञात दुर्घटना की दशा में कर्मचारियों का, जैसे कि मशीन में आने से उसका हाथ कट गया, पैर कट गया, तो देखो अब वो काम तो कर नहीं पाएगा पूरी लाइफ, तो उसको कुछ क्षतिपूर्ति दी जाती है, कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। तो उसको कॉम्पेंसेशन देने के लिए एक अलग से फंड बनाया जाता है। इस फंड में से ही कॉम्पेंसेशन की राशि कर्मचारियों को दी जाती है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है इनका जो निर्माण है वो जो ऋण पत्र या एक टाइप से लोन ही होता है, जो ऋण पत्र होते हैं उनको पेमेंट करने के लिए जो राशि चाहिए वो अमाउंट उपलब्ध करवाने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। तो ये अभी हमने स्टडी किए, ये सारे के सारे क्या थे, आपके रिवेन्यू रिजर्व थे। अब आ जाता है कि कैपिटल रिजर्व क्या होती है। जो रिवेन्यू रिजर्व थे वो हमने पढ़े कि प्रतिदिन की जो व्यावसायिक गतिविधियों से लाभ होता है उस लाभ में से जो लाभ होता है उसी का हिस्सा ही रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। बट जो कैपिटल रिजर्व होता है वो इससे थोड़ा अलग होता है। व्यवसाय में सामान्य लाभ के अतिरिक्त
अनेक स्रोतों से पूंजीगत लाभ प्राप्त होते हैं, या आप ये कह सकते हो कि जो लाभ कभी कभी व्यवसाय को मिलते हैं उसमें से जो रिजर्व बनाया जाता है उस रिजर्व को आप कैपिटल रिजर्व कह सकते हैं। ये संचय लाभांश के नगद वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होते। ये जो रिजर्व होते हैं, कैपिटल रिजर्व होता है, इससे आप पैसा निकालकर डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। किस किस स्रोत से जो अमाउंट आती है जिससे हम कैपिटल रिजर्व बना सकते हैं? देखो, स्थायी संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाला लाभ। अब स्थायी संपत्ति आप रोज रोज नहीं बेचते और ना ही संपत्ति बेचते उस पर रोज रोज प्रॉफिट होता, कभी कभार ही फिक्स एसेट्स बेची जाती है और उस पर प्रॉफिट होता है, तो उसके प्रॉफिट से ये रिजर्व बनाया जाता है। स्थायी संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाला लाभ, अंश और ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो प्रीमियम प्राप्त होता है उससे, किसी चालू व्यवसाय को खरीदते समय जो लाभ हुआ है, किसी व्यवसाय कंपनी के समामेलन से पहले जो लाभ हुआ है, या जो अंश फॉरफिट किए हैं और उनको पुनः निर्मित करने पर आपको जो लाभ हुआ है, या ऋण पत्रों को शोधन करने पर आपको जो लाभ हुआ है, उस लाभ से इस टाइप के रिजर्व बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो लाभ व्यवसाय में कभी कभार अचानक होते हैं उस लाभ को लेकर जो संचय बनाए जाते हैं उसको कैपिटल रिजर्व या पूंजीगत संचय कहते हैं। उपरोक्त सभी पूंजीगत लाभों को पूंजीगत संचय माना जाता है। अब आता है कि पूंजीगत संचय का प्रयोग पूंजीगत हानियों की पूर्ति करने के लिए या पूर्णतः बोनस अंश निर्मित करने के लिए ही किया जाता है। अब पूंजीगत हानियां कौन सी होती है? पूंजीगत हानियां वे हानियां होती है जो कभी कभी होती है, कभी कभार होती है। उन हानियों को पूरा करने के लिए, या फिर आप इसे डिविडेंड तो डिक्लेयर नहीं कर सकते पर आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो इससे। पूंजीगत संचय लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होते, यह बात ध्यान रखनी है, ठीक है। परंतु कुछ पूंजीगत संचयों को निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत लाभांश के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कुछ कंडीशन के अंदर इनको आप डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी है? जब कंपनी के अंतर नियमों में इसका निषेध न दिया गया हो, जब इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई तो आप यूज कर सकते हैं। जब पूंजीगत लाभ रोकड़ में प्राप्त किए गए हो, और जब आपने जो भी कैपिटल रिजर्व, जो कैपिटल प्रॉफिट है, वो अगर आपने नकदी में प्राप्त किए हैं तो आप इनको यूज कर सकते हो। तीसरा है, संपूर्ण संपत्तियों और दायित्वों के उचित पुनर्मूल्यांकन करने के बाद भी ऐसा लाभ बचता है तो पूंजीगत लाभों का प्रयोग लाभांश वितरण में न करके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। तो ये थे हमारे कैपिटल रिजर्व। अब आता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। पहला डिफरेंस है हमारा सोर्स ऑफ क्रिएशन। जो रेवेन्यू रिजर्व होता है, इनका निर्माण सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं से जो लाभ कमाया जाता है उसमें से किया जाता है, और जो कैपिटल रिजर्व होता है इनका निर्माण पूंजीगत लाभों में से या ऐसे लाभों में से किया जाता है जो सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं से अर्जित नहीं किए जाते, जो लाभांश के लिए उपलब्ध नहीं होते और ये लाभांश के लिए उपलब्ध होते हैं। प्रयोग क्या होते हैं? इसका प्रयोग, ये जो होते हैं सामान्य संचय होते हैं। विशेष संचय का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया है, जबकि सामान्य संचय जो होता है उसका किसी चीज के लिए प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि सामान्यतः ये जो रिजर्व होते हैं, कैपिटल रिजर्व होते हैं, इन संचयों का प्रयोग अंशधारियों को लाभांश वितरण करने के लिए नहीं किया जाता, परंतु कुछ पूंजीगत संचयों को कुछ शर्तों के अंतर्गत लाभांश वितरण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है उनको ही आप डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा उद्देश्य आता है आपका जो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं, इन संचयों का निर्माण भविष्य में होने वाली अज्ञात हानि को पूरा करने के लिए एवं व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। जबकि जो कैपिटल रिजर्व होते हैं इनका निर्माण पूंजीगत हानियों को पूरा करने के लिए या फिर इन्हें कंपनी अधिनियम में निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। तो इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है।
जो कि आपके 4 मार्क्स में आने के चांसेस होते हैं। अब आता है नेक्स्ट, आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको गुप्त संचय कहती है, सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व यानी कि इसके नाम से पता है चलता है कि ये जो संचय है ऐसा संचय या ऐसा रिजर्व है जो स्थिति विवरण के द्वारा प्रकट नहीं होता, यानी कि इस रिजर्व को बैलेंस शीट में या किसी भी अकाउंट में शो नहीं किया जाता, कहीं नहीं लिखा जाता इसको। इन संचयों का निर्माण लाभों को वास्तविक राशि से कम दिखाकर या संपत्तियों को कम मूल्यों या दायित्वों को अधिक मूल्यों पर दिखाकर किया जाता है। देखो जो गुप्त रिजर्व बनाए जाते हैं, संचय बनाए जाते हैं, उनको या तो लाभ जो है उनको जितने एक्चुअल में है उससे कम दिखाए जाएंगे, या संपत्तियों के मूल्य को कम या दायित्वों को अधिक दिखाकर इनको बनाया जाता है। गुप्त संचयों के होने की दशा में फर्म की वास्तविक स्थिति जो है स्थिति विवरण में प्रदर्शित जो की जाती है उससे काफी अच्छी होती है, जो रियल में बैलेंस शीट में शो होती है उससे काफी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि काफी सारा पैसा जो है सीक्रेट रिजर्व के अंदर रखा हुआ है जो बैलेंस शीट में नहीं लिखा हुआ। तो देखो गुप्त संचयों का निर्माण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे प्रकार है जिससे हम गुप्त संचयों का निर्माण कर सकते हैं? सबसे पहला है अत्यधिक हरास। हरास मान लेते हैं लगना चाहिए 1000 और लगा दिया 2000, ठीक है, तो 1000 रुपए जो एक्सेस में हमने लगाया उसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? जो हमारा सीक्रेट रिजर्व है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट है पूंजीगत व्यय को लाभ हानि खाते में डाल दिया जाता है, या लाभगत प्राप्ति को या जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है उसको कैपिटल रिसिप्ट दिखाकर इस रिजर्व को बनाया जाता है, या फिर संपत्तियों को कम मूल्य पर मूल्यांकित करके किसी वास्तविक संपत्ति को संभावित कंटीजेंट एसेट्स मानकर भी बनाया जा सकता है। किसी संभावित दायित्व को वास्तविक दायित्व, यानी कि अभी वो संभावित ही है, कंफर्म नहीं है कि पेमेंट करना है नहीं करना, बट इस रिजर्व को बनाने के लिए उसको कंफर्म कर दिया जाता है। विक्रय को छिपाकर, आपने कुछ माल बेचा है बट उसको आपने छुपा लिया कि बेचा ही नहीं है, ऐसा शो करके भी इस रिजर्व को बनाया जाता है। संदिग्ध ऋणों एवं अन्य आकस्मिकताओं के लिए अत्यधिक या अनावश्यक आयोजन बनाकर, ज्यादा आयोजन बनाकर भी इस रिजर्व को बनाया जाता है। अब आते हैं गुप्त संचयों के लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है इसके। तो देखो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है। गुप्त संचयों के निर्माण से संस्था की वित्तीय स्थिति तो सुदृढ़ हो जाती है, और ये बात केवल अंशधारियों को पता होती है, जनता को इसकी कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि गुप्त हो गया तो जनता को जानकारी नहीं होती इसकी। दूसरा है अज्ञात हानियों की पूर्ति में सहायक, हेल्पफुल इन द अब्सॉर्बिंग अनफोर्सीन लॉसेस। गुप्त संचयों के होने से इन संस्थाओं को अज्ञात हानियों की पूर्ति में सहायता मिलती है। अगर कोई ऐसी हानि अचानक हो जाए तो उसमें से पैसा निकालकर पूरा किया जा सकता है। इसे जनता को कोई असंतुष्टि भी नहीं होती। लाभांश में नियमितता, रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड्स। गुप्त संचय विपरीत दशाओं में दशाएं, अगर विपरीत दशा चल पड़ती, विपरीत दशा मतलब प्रॉफिट हो रहे थे और होते होते कंपनी के अंदर लॉस होने स्टार्ट हो गए, तो ऐसी दशा में अगर लॉस हो गई तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकेगी। तो इस दशा में इस जो गुप्त संचय है इसमें से पैसा निकालकर लाभांश की दर को स्थिर बनाए रखने में सहायक होते हैं, और व्यवसाय की विपरीत स्थिति अंशधारियों और जनता पर प्रकट नहीं की जाती। अंशधारियों को तो पता होती है, जनता को पता नहीं होता। प्रतिस्पर्धा से बचाव। देखो संस्था के वास्तविक लाभों को छुपाकर प्रतिस्पर्धी फर्मों के उस प्रकार के व्यवसाय में प्रवेश करने से बचा जा सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना दिखाए और प्रॉफिट को गुप्त रिजर्व में दिखाए। तो अगर किसी व्यवसाय में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नजर आते हैं तो बहुत सारे और कॉम्पिटिटर उसमें एंटर कर जाते हैं, तो इस तरह से कॉम्पिटिटर को एंट्री करने से भी रोका जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा से हम बचाव कर सकते हैं। तो ये तो थे इसके एडवांटेज। अब देखो जो सीक्रेट रिजर्व होते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, तो वो डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला है वित्तीय विवरणों का असत्य प्रस्तुतीकरण, अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो लाभ हानि विवरण संस्था का सही लाभ प्रकट नहीं करता,
क्यों? क्योंकि स्थिति विवरण में जो है बहुत सारी अमाउंट जो है वो दिखाई नहीं जाती, या जो गुप्त संचय होता है उसको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाया जाता। इस कारण से स्थिति विवरण का सच्चा और सही चित्र प्रस्तुत नहीं होता। अंशधारियों को लॉस टू शेयर होल्डर। अब अंशधारियों को लॉस कैसे होती है? देखो, संस्था के द्वारा अपने लाभों एवं वित्तीय स्थिति को वास्तविकता से कम प्रकट होने के कारण अंशधारियों को अपने अंशों का सही मूल्य पता नहीं चलता। उनको सही मूल्य नहीं पता चलता, क्योंकि अगर वो अंश बेचना चाहेंगे तो उनके अंशों का मूल्य नहीं मिल पाएगा उनको पूरा। थर्ड है प्रबंधकों द्वारा दुरुपयोग, मिस यूज बाय मैनेजमेंट। बेईमान प्रबंधक कई बार गुप्त संचयों का निर्माण करके उनका अनुचित फायदा उठा सकते हैं। गुप्त संचयों के निर्माण से कंपनी के लाभ कम हो जाते हैं, जिसे वे स्वयं ही कंपनी के अंशों के मूल्य कम प्रक्रिया कर लेते हैं और फिर गुप्त संचयों को समाप्त करके लाभ बढ़ा देते हैं। यानी कि गुप्त संचयों का निर्माण करने से क्या होगा? प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम होने से शेयर की वैल्यू डाउन होगी। जब शेयर की वैल्यू डाउन हो जाती है तो प्रबंधक खुद ही शेयर खरीद लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? उसको गुप्त संचयों को समाप्त कर देते हैं, जिससे अंशों का मूल्य बढ़ जाता है। जब अंशों का मूल्य बढ़ता है तो वो संचालक ऊंचे मूल्य पर अपने अंशों को बेच देते हैं। तो इस प्रकार प्रबंधक भी दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रबंधक के गलत कार्यों का छुपाव, कवर फॉर मिसडीड ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधक के द्वारा गुप्त संचयों का प्रयोग कई बार जो प्रबंधक अपनी गलतियां या अपने द्वारा जो गलत कार्य किए गए उनको छिपाने के लिए भी कर लेते हैं। यानी कि उन्होंने कोई मिस्टेक की है, कोई लॉस ऐसा कर दिया है, तो उसको वो बताना नहीं चाहते और इस तरह का गुप्त संचय बनाकर वो जो गलत कार्य किया या जो लॉस किया उसको पूर्ति कर देते हैं। तो इस तरह से जो प्रबंधक होते हैं अपने गलत कार्यों को छुपाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत गुप्त संचयों के निर्माण पर रोक लगाई गई है कि कोई भी कंपनी गुप्त संचय नहीं बनाएगी, क्योंकि कंपनी अधिनियम के अनुसार वित्तीय विवरणों के निर्माण में सभी महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का पूर्ण प्रकटीकरण करना अनिवार्य है। अगर यह नियम लागू है कि पूर्ण प्रकटीकरण करना है तो कंपनी कोई भी गुप्त संचय नहीं बना सकती, क्योंकि गुप्त संचय जो होता है उसको प्रकट नहीं किया जाता। तो ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो अगर आपको अच्छा लगा है, समझ आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रही हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।